Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying physics, ninth class, chapter 2, that is about kinematics. And today we have second lesson of this chapter. Our today's lesson is about scalars and vectors. Students, in physics, we come across various physical quantities which can be categorized into two groups, scalars and vectors. Quantities, for example, mass, length, volume, density, speed, force, etc. Different quantities are there. आगे फिजिक्स में हम डिफरेंट क्वांटिटीज को डील करते हैं. हम इन क्वांटिटीज को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. One group is there of scalar quantities, other is that of vectors. Now, what are scalars? Scalar quantity is that physical quantity that can be completely described only with the help of its magnitude. कि वो क्वांटिटी जिसको हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के साथ ही डिस्क्राइब कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट. यानी उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसके साथ कोई ना कोई यूनिट होता है. उस क्वांटिटी से रेलेवेंट जो है, मुनासिब यूनिट जो होगा वो उसके साथ हम लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, हियर सर्टेन क्वांटिटीज आर 2.5 kg, etc. Now in these examples, students, you can see 2.5 kg, 2.5 किलोग्राम. इसमें 2.5 जो है, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, kg इज यूनिट. सिमिलरली 40 सेकंड, 40 न्यूमेरिकल वैल्यू है, s सेकंड है. 1.8 मीटर, इसमें 1.8 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, m मीटर है. तो कलेक्टिवली हम इनको मैग्नीट्यूड कहते हैं. अब स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स जो आपके यहाँ दी हुई हैं, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी. These are various examples that have been given here. Here they have defined scalar quantity as the quantity that can be completely described by its magnitude only. It's a complete definition. Next are vectors. Vector quantity is that can be described by magnitude along with its direction. यानी वेक्टर क्वांटिटी जो है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं रहता, साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है. क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेट्रा जो है, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं. पता है कि इट वुड बी मीनिंगलेस इफ वी आर डिस्क्राइबिंग अ वेक्टर विदाउट डायरेक्शन. एक वेक्टर क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं और हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, तो ये मीनिंगलेस बात होगी. जो नेक्स्ट पर्सन है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, सेकंड पर्सन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, इट इज इनसफिशिएंट टू लोकेट दैट प्लेस. क्योंकि रेफरेंस पोजीशन एक दी हुई है और किसी भी जगह को उसे डिस्टेंस दिया हुआ है, तो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से आप उस प्लेस को लोकेट नहीं कर सकते. डायरेक्शन उस प्लेस की जो है फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, इट्स आल्सो नेसेसरी इफ यू वांट टू लोकेट इट. here this word is reference. Generally we speak it reference, लेकिन reference जो है इसका पर्पस है. वेक्टर क्वांटिटी is described completely by magnitude and direction. You can define vector quantity, those quantities that can be described completely by magnitude and direction. ऐसी quantities जो magnitude के साथ साथ direction भी इस्तेमाल करनी पड़े जिनको describe करने के लिए, तो उन्हें हम vector quantities कहते हैं. यहाँ पे कुछ examples आपको दी गई हैं.
फॉर एग्जाम्पल एक टेबल दिया गया, इस टेबल के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, F1 and F2, two forces are acting on this table. Similarly, similar F1 and F2, two forces are acting on this table again in figure B, but their effects are different. So अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि F1 और F2 forces एक टेबल पर लग रही हैं, it would be insufficient. The description that we have given, ये insufficient description होगी, जिस आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है ये दोनों सिचुएशंस जो हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और किस वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है? डायरेक्शन की वजह से। आपने मेंशन है कि दे डिफर ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द टेबल। सो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ फोर्स, it will be incomplete description if we have not mentioned its direction. If we have not given direction, then force cannot be completely described. Similarly, when we say we are walking at the rate of 3 km/h towards north, तो इसमें देखें हमने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताई है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर, कि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। हमने मैग्नीट्यूड भी बताया 3 km/h और साथ नॉर्थ की डायरेक्शन भी बता दी है। अब अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो जब हमने लिखने हैं तो वेक्टर्स को बोल्ड लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे एफ ए डी बोल्ड लेटर्स के साथ, या फिर लेटर जो है उसके ऊपर बार या एरो डाला जाता है। जैसे कि आप देखें कि इनके सिंबल्स, वेक्टर्स के सिंबल लिखने के बाद ऊपर या बार डाल दें या ऊपर एरो जो है वो डाल दिया जाता है। ये तो लिखने का तरीका है वेक्टर्स का। अब ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। एक लाइन सेगमेंट यूज करते हैं जिसका एरो हेड होता है, और ये एरो हेड जो है उसकी डायरेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जांपल, इन दिस फिगर द लाइन AB that is having arrowhead at B, it is representing vector V, यानी वेलोसिटी जो है उस वेक्टर को ये AB लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, और B पर जो एरो है उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। अब इसकी जो लेंथ होगी AB की, ये मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर V का, ये मैग्नीट्यूड होगा ऑन अ सिलेक्टेड स्केल। कि लेंथ जो हमने ड्रॉ करनी है, पहले हम एक स्केल बनाते हैं और उस स्केल के मुताबिक लेंथ जो है इसकी वो हम फिक्स करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और उतनी लेंथ की लाइन ड्रॉ करते हैं। और उसके दूसरी साइड पे आप देखें कि जो एरो लगाया गया है ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपसे पूछी गई है कि रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है 80 न्यूटन की, जो कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट एक्ट कर रही है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने टू परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। ये देखिए जैसे ड्रॉ की उन्होंने जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ईस्ट वेस्ट को शो कर रही है, और जो वर्टिकल लाइन है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस को शो कर रही है। तो डायरेक्शंस को इंडिकेट करने के लिए सबसे पहले हमने ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की। नंबर 2, हमने स्केल सिलेक्ट करना है, सूटेबल स्केल हमने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हियर इन दिस केस वी हैव 80 न्यूटन फोर्स, सूटेबल स्केल इज देयर 20 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कि अगर हम 20 न्यूटन फोर्स को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से हमारी 80 न्यूटन की जो फोर्स है 80 डिवाइडेड बाय 24, सो 4 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन हमने ड्रॉ करनी होगी। और इसकी अब डायरेक्शन क्या है? हमने स्केल के मुताबिक जो है ये लाइन जो ड्रॉ की है OA 4 सेंटीमीटर लेंथ की है, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है।
नॉर्थ ईस्ट मीन के ईस्ट के साथ 45 का एंगल बनाएं, नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में आने वाली लाइन है। तो हम इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर प्रोट्रैक्टर के जरिए 45 का एंगल बनाकर ये लाइन जब ड्रा करेंगे, ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ड्रा हो जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन ओ ए नॉर्थ ईस्ट की तरफ है चूंकि, तो हम इसका जो एरो हेड है वो ए के ऊपर लगाएंगे। लेकिन लास्ट स्टेप में आपने इसमें मेंशन भी किया कि पुट एन एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन। सो इन दिस केस एरो हेड इज एट द पॉइंट ए, thus a line OA will represent a vector, और वेक्टर कौन सा है, फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, दैट इज एक्टिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्स को हमने 4 सेंटीमीटर लाइन के साथ प्रॉपर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं which are associated with motion. When dealing with motion, we come across various terms such as position of object, distance covered by it, speed, so on. So these things now we have to explain. कि जब हमें ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करना हो तो कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के लिए। पोजीशन क्या है? पोजीशन जो है ये डिस्क्राइब करती है लोकेशन ऑफ अ प्लेस और एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। कि ओरिजिन के लिहाज से या किसी भी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से किसी भी प्लेस या किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करना हो तो हम उसके लिए टर्म पोजीशन यूज करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन है। फॉर एग्जांपल, if we want to describe the position of our school from our home, so we represent home with H and school with S. Now position of a school from home can be represented by a straight line HS, straight line HS that is directed from H to S. इसका जो एरो होगा वो S की साइड पर होगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि होम टू स्कूल। हमने स्कूल की पोजीशन घर से लोकेट की HS लाइन के साथ और एरो के साथ उसकी डायरेक्शन को शो किया। नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक फिगर देगी आपको, फिगर 2.7 दिस वन। ये कर्व्ड पाथ है। कर्व्ड पाथ की जो लेंथ है उसको देखिए, ये डॉट लाइन के साथ शो किया गया ए टू बी। ये कर्व्ड पाथ जो है उसको डॉटेड लाइन के साथ देखें, इसकी लेंथ को शो किया जो कि एस है। तो ये एस का क्या है, डिस्टेंस। ए और बी के दरमियान ये डिस्टेंस है। तो सब लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई से भी 2 पॉइंट्स हो, जैसा कि यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो लेंथ ऑफ द पाथ है इसको डिस्टेंस कहते हैं बिटवीन द पॉइंट्स। नाउ फॉर एग्जांपल, बॉडी जो है वो उसने ए से बी तक जाना है अलोंग द कर्व्ड पाथ। तो आप इसको देखिए, ये डॉटेड लाइन से उन्होंने इसको जो है मिलाया, तो ये एस जो है, एस ये उसका डिस्टेंस है। आप ए को स्ट्रेट लाइन के साथ भी से मिला सकते हैं, तो ये भी डिस्टेंस आएगा, ए भी डिस्टेंस है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जो ए बी है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, सो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इन कोई से 2 पॉइंट के दरमियान आप डिस्टेंसेस तो देखिए, ऑब्जेक्ट इधर से होकर जाता है या कोई और रास्ता इधर से होकर चला जाता है, तो डिस्टेंसेस उसके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डिस्टेंस बट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोई से भी 2 पॉइंट के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको डी के साथ रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे आपका डिफाइन भी कर दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस लाइन की जो लेंथ होगी, स्ट्रेट लाइन जो भी है इसकी लेंथ ये मैग्नीट्यूड को शो करेगी और साथ में डायरेक्शन भी दे दी गई है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, इट इज द रेट एट व्हिच इट इज मूविंग। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इट इज इट्स स्पीड। अब यूनिट टाइम क्या हो सकता है, सेकंड हो,
आवर हो सकता है, डे हो, ईयर हो, यूनिट टाइम कुछ भी है जिसको हम जो है वो फिक्स कर सकते हैं। तो उस यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करेगा तो उसका रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है, रेट ऑफ डिस्टेंस जो है, उसको हम स्पीड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हम नहीं करेंगे, वो वेलोसिटी में बात आएगी। So rate at which object is moving, it is its speed. Okay, distance covered by an object in unit time is called its speed. अब स्पीड को हमने कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन इस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस को एस के साथ शो किया, स्पीड को वी के साथ, टी टाइम को टी के साथ, सो एस इज इक्वल टू वी टी। ये फार्मूला हमारे पास है जिसके जरिए हम डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को आपस में रिलेट कर रहे हैं। इन तीनों क्वांटिटीज में से कोई सी दो आपको गिवन है तो तीसरी फाइंड हो सकती है। लेकिन डिस्क्राइब किया कि एस में डिस्टेंस है दैट इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद स्पीड v इन टाइम t। डिस्टेंस जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज आल्सो स्केलर। देखिए डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर है, तो जो स्पीड है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट स्पीड का है, इट इज मीटर पर सेकेंड। ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन की चीजें दी हुई है कि विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। फॉल्कन का बताया कि फॉल्कन कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये बर्ड्स के अंदर है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करने वाला ये बर्ड हो फॉल्कन। और एनिमल की जहाँ बात की तो चीता की एग्जांपल इसमें देगी कि चीता जो है इट कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो चीता इसकी एग्जांपल आप देंगे। ये जो पहले आपने क्वेश्चन देखी है 2.1 एस इक्वल टू वी टी, बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये v को रिप्रेजेंट कर रही है एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी को ड्यूरिंग द टाइम, कि टी टाइम के दौरान बॉडी की एवरेज स्पीड। उसकी रीजन क्या है कि स्पीड बॉडी की वेरी भी कर सकती है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी। स्पीड उसकी हो सकता है कभी बहुत कम हो गई हो, कभी बहुत ज्यादा हो गई हो, कभी नॉर्मल स्पीड हो, चेंज कर हो सकती है। However, if the speed of the body does not vary and has the same value, then the body is said to possess a uniform speed. तो अगर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में बॉडी की स्पीड एक ही रहती है, वेरी नहीं करती, हम कहेंगे कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। आगे बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स मे बी, इंटरवल्स शॉर्ट हो सकते हैं लेकिन अगर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में बड़ी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। नेक्स्ट इज देयर वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है इट नॉट ओनली टेल्स अस द स्पीड ऑफ द बॉडी बट इट आल्सो गिव्स अस डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। कि वेलोसिटी से हमें ना सिर्फ ऑब्जेक्ट की बॉडी की स्पीड मिलती है बल्कि हमें डायरेक्शन का भी पता चल जाता है जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा हो। सो वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कवर्ड इन यूनिट टाइम। सो हम डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ऑब्जेक्ट उसका बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे जिस टाइम के अंदर उसने वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एंड वी शैल गेट वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट को d से, टाइम को t से, तो v इज इक्वल टू d ओवर t। जब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो d बिकम्स इक्वल टू v इनटू t। तो तीन क्वांटिटीज हैं, ये थ्री क्वांटिटीज, इनमें से कोई सी दो गिवन है, हम तीसरी फाइंड कर सकते हैं। ये डिस्क्राइब कर दिया कि d जो है वो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का दैट्स मूविंग विद वेलोसिटी v एंड टाइम t। ऐसे यूनिट जो वेलोसिटी का है ये वही है जो स्पीड का है, दैट इज मीटर पर सेकंड। ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि मोटरवे स्पीड कैमरा जो है उसके अंदर क्या होती है, लिडार गन। लिडार गन जो है ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन होती है। इसकी ये एक्रोनिम है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन है ये। तो ये यूज़ करती है
time that is taken by laser pulse to make a series of measurements of a vehicle's distance from gun. कि व्हीकल का गन से जो डिस्टेंस है वो कई दफा यानी मेजर होता है, और जो डाटा है इट इज देन यूज्ड टू कैलकुलेट व्हीकल स्पीड. सिमिलरली आपको पैराट्रूपर का बताया गया कि इट अटेन्स द यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी विद व्हिच इट कम्स टू ग्राउंड. टर्मिनल वेलोसिटी देखिए, पैराट्रूपर वो है जो पैराशूट के जरिए फॉल कर रहा है एरोप्लेन से या कुछ भी हाइट से. तो इसका ये होता है कि शुरू में ये ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल करता है, बड़ी स्पीड से फॉल करता है. फिर इसका जो पैराशूट है ये ओपन होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि हवा की जो फ्रिक्शन है ये ऊपर को होती है, हवा की रेजिस्टेंस. तो ये एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी जब एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो फिर यूनिफॉर्म स्पीड से ये नीचे आता है. उस वक्त इसकी स्पीड होती है, उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये क्वेश्चन जो आपने देखी है वेलोसिटी की, दैट वाज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. इसमें कहा कि v जो है वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो डिस्क्राइब कर रही है दैट वाज ड्यूरिंग टाइम t. वजह यह है कि वेलोसिटी बॉडी की जो है वो चेंज भी हो सकती है ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल जस्ट लाइक स्पीड. लेकिन इन मेनी केसेस ये होता है कि स्पीड और डायरेक्शन बॉडी की जो है वो चेंज नहीं होती. इन सच केसेस हम कहेंगे कि बॉडी जो है इट पोजेसेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी. That is the velocity of the body during any interval of time. It has the same magnitude and direction. कि different intervals of time में अगर body की velocity जो है वो इस तरह से हो कि उसका magnitude भी same रहे और उसकी direction भी change ना हो, तो हम उस velocity को uniform velocity कहेंगे. जैसा define किया कि body has a uniform velocity if it covers equal displacements in equal intervals of time. However short the intervals may be, इंटरवल छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. तो अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एग्जांपल है जैसे बताया गया कि स्प्रिंटर फास्ट रेस लगाने वाला जो है फास्ट रेसर, तो एक कंप्लीट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड. तो 100 मीटर इसमें डिस्टेंस है, 12 सेकंड टाइम है, स्पीड फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड. तो हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से दैट ही हैज टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस. 100 over 12 दैट इज 8.33 मीटर पर सेकंड. ये उसकी स्पीड है स्प्रिंटर की. सिमिलरली साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 18 मीटर इन 1.5 मिनट्स. फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड अपने जब फाइंड करनी है तो उसके लिए डिस्टेंस लेना होगा, ये जो थर्ड पाथ पे है. अब थर्ड बात आप देखें कि ए बी जो है ये उन्होंने कहा था कि राउंड अ सर्कुलर ट्रैक. अगर ये सर्कुलर ट्रैक है तो ये ए बी उसका डायमीटर दिया गया है, तो ये उसका सरकमफ्रेंस का हाफ हुआ, यानी हाफ सरकमफ्रेंस है. हम डिस्टेंस अगर लेना चाहते हैं तो सरकमफ्रेंस पूरा जो सर्कल का होता है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है. तो ये हाफ है चूंकि उसका, तो ये पाई आर के इक्वल हो गया. ठीक है, पाई आर से हमें उसका डिस्टेंस मिल जाएगा. ये देखिए पाई इंटू रेडियस किया तो पाई को 3.14 होता है, उसको 318 से मल्टीप्लाई किया तो 999 मीटर ये उसका डिस्टेंस आ गया. और जब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. डिस्प्लेसमेंट ए टू बी स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस होगा, तो ये 2r के इक्वल है. ये रेडियस जैसे हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया. अब स्पीड फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे. सो 999 over 90 आंसर इज देयर 11.1 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो 636 over 90 दैट इज 67.07 मीटर पर सेकंड. सो स्पीड साइकिलिस्ट की जो है वो 11.1 मीटर पर सेकंड है अलोंग द ट्रैक, और उसकी जो वेलोसिटी है इट इज 7.1 मीटर पर सेकंड अलोंग द डायमीटर एबी ऑफ द ट्रैक. उस ट्रैक का जो डायमीटर है उसके. उसके बाद है एक्सेलरेशन. हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया. इन मेनी केसेस ये होता है कि वेलोसिटी बॉडी की चेंज होती है. किस वजह से चेंज होती है? उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या बोथ चेंज हो सकते हैं. याद रखें कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें आती हैं.
दोनों में से कोई एक भी अगर चेंज हो तो वह वेक्टर क्वांटिटी जो है उसको चेंज कंसिडर किया जाता है। ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, ओनली डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों में चेंजेस आ जाए तो हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी चेंज हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है इट कॉजेज एक्सेलरेशन। सो वी कैन डिफाइन एक्सेलरेशन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और हम फाइंड करना चाहें तो चेंज इन वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे जिस टाइम में वो चेंज हुई है। देखिए लिखा एक्सेलरेशन का फार्मूला कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इससे हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे जिस टाइम में वो चेंज आई है। इसमें वीएफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी को शो किया है, वीआई इनिशियल वेलोसिटी है और टी टाइम है जिसमें ये चेंज इन वेलोसिटी जो इट हैज अकर्ड। सो ए इज इक्वल टू वीएफ माइनस वीआई ओवर टी। इसको डिस्क्राइब किया कि देखें एक्सेलरेशन एज ए, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया, इनिशियल वेलोसिटी को वीआई से, फाइनल वेलोसिटी को वीएफ से किया और टाइम को टी से किया है जिस टाइम में ये चेंज हुई है। तो ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड जिसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी कि एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो ये वेलोसिटी की ही डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की। ठीक है, अगर वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी दो सूत्रों में चेंज हो सकती है, वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, और अगर वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको ऊपर थ्रो किया गया है, अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर को है लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे को है, तो अपोजिट हो गई। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जो पीछे क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन को देखा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन था ड्यूरिंग द टाइम। लेट के ये जो टाइम टी है इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू मेनी स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम, छोटे छोटे इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। नाउ इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग ऑल दीज इंटरवल्स इट रिमेन्स कांस्टेंट, कि जितने हमने इंटरवल्स टाइम के किए हैं सब के अंदर अगर वेलोसिटी जो है उसमें चेंज सेम रही है तो हम इस एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहेंगे। हम कहेंगे कि बॉडी जो है इट पोजेसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहा कि our body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the intervals may be। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है ये पॉजिटिव कब होगा? अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो टाइम के साथ, और डायरेक्शन इस एक्सेलरेशन की जो है वो सेम होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इन इट्स डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है नेगेटिव होगा अगर वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज हो रही है। सो डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इन विच द बॉडी इज मूविंग। तो पहले भी डिस्क्राइब हुई बात। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो इसको हम डिसेलरेशन या इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, ये टर्म्स हैं जो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए यूज होते हैं। एग्जांपल दी गई है कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है फ्रॉम रेस्ट, चूंकि मोशन स्टार्ट हुई है तो वी आई उसकी जीरो होगी, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम 8 सेकंड है, तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इसमें वैल्यूज को पुट किया तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड and it slows down uniformly to 15 मीटर पर सेकंड in 5 सेकंड। यहाँ पे देखें इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और टाइम इंटरवल इसमें 5 सेकंड है। चेंज इन वेलोसिटी हमें जो मिली है वो है 15 माइनस 30 यानी वी एफ माइनस वी आई करना था। आप डायरेक्टली वही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर, इसमें ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। आपको डायरेक्ट जो है माइनस 15 ओवर 5 आंसर होगा, दैट विल बी माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है इसको डिसेलरेशन भी चूंकि कहते हैं, तो डिसेलरेशन ऑफ द कार जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें नहीं कि ग्राफ जो है आप उसको
यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट केसेस in everyday life. For example, if you want to show a year-wise growth or decline of export, month-wise rainfall or patient temperature record or runs are over scored by a team and so on different cases में हम जो ग्राफ शो कर सकते हैं ग्राफ के जरिए शो कर सकते हैं अपनी क्वांटिटीज को यहाँ पे देखें कि एक्सपोर्ट ऑफ राइस फ्रॉम 2001 टू 2005 शो की कि 2001 में जो है वजन इतनी थी 2002 में ये क्वांटिटी थी इधर जो ऊपर एक्सपोर्ट है मिलियंस के अंदर तो इस तरह डिफरेंट ईयर्स के अंदर जो एक्सपोर्ट है उसको ये पॉइंट्स लगाएंगे फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ग्राफ हासिल होगा सिमिलरली रन सिक्योर्ड बाय अ क्रिकेट टीम शो किए गए हैं तो ये इधर ओवर्स हैं कि पहले 10 ओवर में कितने स्कोर थे इधर स्कोर्स हैं तो जहाँ पे ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में मिलेंगी तो यहाँ पे हम डॉट्स लगाते जाएंगे तो इन कुछ आपस में मिलाने वाली जो लाइन होगी वो ये फॉल ऑफ विकेट्स जो है इसमें हम शो कर सकते हैं कि जहाँ पे विकेट्स फॉल हुई हैं तो उनको हम सर्कल्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाकी जो ग्राफ है उसको आपस में मिलाएंगे फ्री हैंड से मिलाएंगे ये फ्री हैंड ड्रा है तो इससे हमें डिस्प्ले मिलेगा स्कोर्स का किसी भी क्रिकेट टीम का देन इज देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ I think it's useful to represent the motion of objects using graphs. Terms जो distance and displacement हैं ये interchangeably जो है वो यूज हो सकती हैं जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो कि जब मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो आप डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वही जो है डिस्टेंस जो है वही डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें कोई और डिस्टेंस नहीं होगा एक ही डिस्टेंस की क्वांटिटी होगी जो कि डिस्प्लेसमेंट ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है सिमिलरली अगर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो तो स्पीड और वेलोसिटी भी जो ये भी हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं यानी सेम क्वांटिटीज होगी इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम जो है इट इज टेकन लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस जो है ये डिस्टेंस कवर्ड है उसको शो कर रहा है जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर एट रेस्ट है तो ये देखें कि इस ग्राफ के अंदर डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इट इज 0 कि टाइम पास होता जा रहा है डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रही तो ग्राफ क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या शो करेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो शो करेगा कि स्पीड ऑब्जेक्ट की 0 है इस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड तो इस केस में आप देखें speed of the object it is said to be constant if it covers equal distances in equal intervals of time तो इसका डिस्टेंस टाइम क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगी स्ट्रेट लाइन और इसका जो स्लोप होगा स्लोप हमें उस ऑब्जेक्ट की स्पीड देगा मसलन हम ए बी दो पॉइंट्स हैं दो पॉइंट्स ए और बी हमने कंसीडर किए हैं ग्राफ के ऊपर अगर हम स्पीड ऑब्जेक्ट की लेना चाहते हैं तो इस ए बी लाइन का स्लोप ले लें ए बी लाइन का स्लोप हमें जो मिलेगा ये इक्वल होता है राइज ओवर रन तो राइज जो है इसका वो ई एफ से आपको मिल रहा है देखिए ई एफ ए से बी तक जो राइज है ई एफ और रन क्या है वो सी डी है सी डी रन है तो 30 माइनस 10 किया तो 20 इसका राइज आ गया और 15 माइनस 5 किया तो 10 इसका रन आया है तो राइज ओवर रन 2 मीटर पर सेकंड जैसा ये इसकी स्पीड है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं करता तो इस केस में उसकी स्पीड जो है इट इज नॉट कंसिडर्ड कांस्टेंट हम उसको वेरिएबल स्पीड कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है इस केस में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ऑब्जेक्ट का वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता जैसा कि ये आप ग्राफ देख रहे हैं ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है अब किसी भी पॉइंट पर हम उस ऑब्जेक्ट की अगर जो है वो स्पीड फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसका जो है वो स्लोप फाइंड करेंगे उस पॉइंट पर तो स्लोप जो होगा उस ग्राफ का वो हमें उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बताएगा जिस पॉइंट पे स्लोप फाइंड किया जाएगा फॉर एग्जांपल
पी पॉइंट पर जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड हम फाइंड करना चाहते हैं, तो पी पॉइंट पे ये स्लोप ड्रॉप किया गया है। ये जो स्लोप है, स्लोप क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, और ये स्लोप हम फाइंड करते हैं राइज ओवर रन के जरिए। अब इस पी पॉइंट के स्लोप के लिए राइज देखें तो ये आर एस जो है वो राइज है, जबकि ये क्यू एस जो है वो रन बनता है। आर एस हम कैसे फाइंड करेंगे, 30 माइनस 0 दैट विल बी 30, एंड क्यू एस जो है इट इज 15 माइनस 5 सो इट इज 10। 30 over 10, the answer is 3 मीटर पर सेकेंड। तो P पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। जब स्लोप ग्रेटर होगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड हायर होगी, और जब स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यूं बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी स्लोप, इसकी ग्राफ की लाइन स्लोप हॉरिजॉन्टल होगा उस केस में, तो स्पीड 0 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, this figure shows distance time graph of a moving car. From the graph you have to find distance car has traveled. तो ग्राफ से अगर हम देखें तो 10 सेकंड कंप्लीट हुए तो डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम 40 शो किया गया है, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 40 मीटर। सेकंड पार्ट, द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड्स। फर्स्ट 5 सेकंड्स में अगर हम देखते हैं तो स्पीड, ये देखें 5 सेकंड यहाँ पे बन रहे हैं, ये 4 और 6 के दरमियान उन्होंने लाइन ड्रॉप की, तो ये लाइन ऊपर ग्राफ को यहाँ पे कट कर रही थी, इस पॉइंट पे इसने टच किया ग्राफ को, तो ए पॉइंट पे ए से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है हमने, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ जो की है वो 30 और 40 के दरमियान आ रही है, तो ये हमें डिस्टेंस मिलेगा जो उसने 5 सेकंड में कवर किया है। अब 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो मिला हमें 35 मीटर। अब हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 मीटर पर सेकंड ये ऑब्जेक्ट की स्पीड आ गई जो 5 सेकंड के बाद है। सी पार्ट, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना होता है, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 40 मीटर है, और ये जितने टाइम में हुआ है वो 10 सेकंड टाइम है। 40 over 10 आंसर इज 4 मीटर पर सेकंड, सो एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर पर सेकंड। डी पार्ट, स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकंड्स। तो हम लास्ट 5 सेकंड्स में अगेन देखेंगे उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब लास्ट 5 सेकंड्स उसके बनते हैं, ये इधर से लेकर 5 से लेकर 10 तक, तो 10 माइनस 5 ये 5 सेकंड्स बनेंगे, और उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है हम 40 माइनस 35 करेंगे, क्योंकि 5 सेकंड्स में उसने 35 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो उसके बाद लास्ट 5 मिनट्स में उसने ये 5 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, 40 माइनस 35 से जो कि मिला हमें, तो 5 मीटर डिस्टेंस है, 5 सेकंड टाइम, तो उसकी स्पीड हमें मिली है 1 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जिस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करने से हमें स्पीड मिलती रही है ऑब्जेक्ट की, अभी हमारे पास ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप फाइंड करेंगे तो ये हमें एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का मिलेगा। तो इसमें हम जो है स्लोप फाइंड करेंगे, ए बी स्लोप जो है, ए बी स्लोप ये इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हमें देगा। तो ए बी के लिए आप देखें कि चेंज इन वेलोसिटी ये राइज होगा, और टाइम जो है टेकन फॉर दिस चेंज ये रन होगा, क्योंकि स्लोप हमें राइज ओवर रन से मिलता है, तो राइज हमें मिल रहा है 4 माइनस 0, सॉरी ए बी का है, ए बी को देखना चाहते हैं हम, ए बी स्लोप का, तो 4 माइनस 2 करना होगा, राइज इसमें जो है 4 माइनस 2 दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए 4 माइनस 2 किया जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम को जो कि रन हमें मिलेगा वो 10 माइनस 5 करना होगा, हमने ए से बी तक काउंट करना है, तो 10 माइनस 5 5 सेकेंड्स,
2/5.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन मिला ऑब्जेक्ट का। स्पीड टाइम ग्राफ बताया कि इट गिव्स द acceleration of the object, that is 0.4 meter per second square. Next example is you are again calculate acceleration from the speed time graph. Now in this case speed is decreasing. Speed of the object is decreasing. So object will be having negative acceleration. Speed after 5 seconds it is 4 meter per second. You can see here after 5 seconds speed is 4 meter per second. And then after 10 seconds it becomes 2 meter per second. So what's the change? We have to calculate slope of CD. CD slope जो है ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो CD के लिए हमारा जो राइज या इस केस में इसको हम फॉल कह सकते हैं। तो ये हमारे पास मिला है 2 - 4, जबकि इसमें रन हमारा जो है वो ये मिलेगा हमें 10 - 5 करने से, क्योंकि डी देखें सी ये 10 पे है और सी 0.5 पे। 10 - 5 तो 5 सेकंड, 2/5 करने से 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है इसमें कि ये एक्सेलेरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है। नेगेटिव साइंस ये शो करिए। और नेगेटिव एक्सेलेरेशन जिसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं वो हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है इट गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म then area can be calculated by applying appropriate formula for geometrical shapes। जो भी हमारी ज्योमेट्रिकल शेप बन रही होती है उसके अकॉर्डिंगली एरिया का जो फार्मूला है वो हम यूज कर सकते हैं और इस तरह से हमें डिस्टेंस मिल जाता है। इस एग्जांपल में उन्होंने बताया कि कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। स्पीड टाइम ग्राफ उसका शो किया गया है। नाउ फ्रॉम द ग्राफ यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड। पहले 10 सेकंड के दौरान एक्सेलरेशन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का क्या एक्सेलरेशन रहा। तो हमने इसमें देखना होगा कि उसकी स्पीड में कितनी चेंज आई थी। चेंज इन स्पीड को उस टाइम से डिवाइड करेंगे जिस टाइम में ये स्पीड चेंज हुई है। तो स्पीड अगर हम देखें तो इसकी स्पीड यहाँ पे दी 16 मीटर पर सेकंड। तो शुरू में क्या है 0, तो 16 - 0 ये चेंज इन स्पीड है और टाइम कितना 10 सेकंड। नेक्स्ट आप देखें इसके सोल्यूशन में चेंज इन स्पीड 16 - 0 और 10 सेकंड के अंदर ये चेंज अकर्ड, इट वाज अकर्ड। सो 16 - 0/10 आंसर इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन मिला हमें। दूसरा पार्ट है कि इट्स अ डिसेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स। अगेन हमने इसकी स्पीड जो है उसमें देखना है कि क्या चेंज आई है। तो स्पीड अगर आप देखें तो शुरू में उसकी स्पीड जो है वो क्या थी 16 मीटर पर सेकंड बी पे, और सी पे उसकी स्पीड 0 हो गई है। तो हम 0 - 16 करेंगे, ये चेंज इन स्पीड होगी। और टाइम जो है जिस टाइम के दौरान ये चेंज हुई है वो हमें यहाँ से लेना होगा। लास्ट उन्होंने जो बताया हुआ 2 सेकंड्स में, लास्ट 2 सेकंड्स। तो टाइम हमें जो है वो चूंकि ओनली 2 सेकंड से उन्होंने खुद दिया हुआ है, तो 0 - 16/2 करेंगे तो आंसर हमारे पास -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। अगेन नेगेटिव साइन उसके एक्सटेंशन के साथ जो आ रही है तो वो रिटार्डेशन को शो कर रही है। सी पार्ट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस के लिए हमने ये टोटल एरिया फाइंड करना है। ये फिगर हमारे पास जो है वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम स्टूडेंट्स वो क्लोज फिगर होती है जिसकी दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, लेकिन कोई सी भी दो साइड जो हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हों। तो इसमें ये साइड और ये अपोजिट साइड जो है ये दोनों क्या हैं, ये पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए ये ट्रेपीजियम है। हम इस पे ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखें ये फार्मूला यूज किया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट।
यानी जो पैरेलल साइड्स होते हैं, जैसा यहाँ पे ये ओ सी और ए बी जो है ये दो पैरेलल साइड्स हैं, तो ओ सी प्लस ए बी करेंगे, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स मिलेगा। इन दोनों की जो सेपरेशन है ये इसकी हाइट कंसिडर होती है, जो कि यहाँ पे कितनी 16 इसकी हाइट है। और पैरेलल साइड देखें तो ये हमने ओ सी प्लस ए बी जो है वो करना होगा। देखिए एक 18 प्लस 30, 18 प्लस 30 जिसकी पैरेलल साइड्स हैं, 30 ये है, और जो इसकी जो है ये वाली साइड ये उन्होंने खुद दी हुई 18। यहाँ पे ये वैल्यू आप थोड़ा सा जो है वो जेहन में रखें कि ये 30 जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 30 नहीं है, 30 यहाँ पे होना था एंड पे, यहाँ पे 30 पूरा आता है, इसलिए ये साइड जो है इसकी लेंथ 30 बनती है यहाँ तक। और ये ऊपर वाली जो है वो हम 30 में से ये 30 जहाँ पे, हाँ 2 सेकंड्स ये कम करने हैं, और उसके अलावा जो है हम 10 जो है वो ये कम करेंगे। ठीक है, 2 सेकंड्स ये वाला है और 10 सेकंड ये पीछे वाले, तो 12, 30 में से 12 माइनस करें तो ये वाली जो साइड है ए बी इसकी लेंथ आती है। क्योंकि बी देखें, बी यहाँ पे सीधा आ रहा है, अब यहाँ पे 30 नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे 28 है, जिधर उन्होंने 30 लिखा हुआ है यहाँ पे 28 बनता है, क्योंकि 30 तो आगे यहाँ पे पूरा होता है। तो ये 28 है, तो 28 में से आप इसको 30 अगर 10 को माइनस करें तो ये आपके पास 18 ऊपर वाली साइड की लेंथ आती है। तो 30 प्लस 18 ये पैरेलल साइड्स की लेंथ्स बनती हैं, इनका सम ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई 16 से किया, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो 16 बनती है। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर जो है वो 384 मीटर है। अब लास्ट पार्ट है, इसमें पूछे कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी, कि एवरेज स्पीड क्या है। उसमें स्टूडेंट्स हमने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। तो टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया 384 मीटर और टोटल टाइम 30 सेकंड है। सो डिवाइड आफ्टर डिवीजन वी गॉट आंसर 12.8 मीटर पर सेकंड। With this we end our today's lesson. Next lesson we shall study inshallah remaining part of this chapter tomorrow. Okay, Allah Hafiz.